भारत ने एक मर्तबा फिर से गिदड़-भग्गियाँ शुरू कर दी हैं। लगता है भारत कुलभूषण यादव, अभिनंदन, 60 राफेल और S-400 का तबाह होना भूल चुका है और एक मर्तबा फिर से पाकिस्तान को धमकियाँ दी जा रही है। तो ये उसकी ज़हनी जो कैफ़ियत है वो ज़ाहिर करती है कि उसके ऊपर वो जो अपनी शिकस्त है उसका बहुत बड़ा दबाव है। तो दुनिया इस वक्त तस्लीम करती है कि दहशतगर्दी जो है उसके फ़रोग़ में इंडिया मुलव्वस है और इंडियन आर्मी को ये भी पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज को आज से नहीं पिछले 20-25 साल से हालत जंग में है मुसलसल। टीवी चैनल्स उनकी इस तरह प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जैसे जंग हो गई है और इंडिया ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। इंडियन टीवी ने तो पाकिस्तान में भी समंदर पे कब्जा कर लिया था और लाहौर की बंदरगाह पर भी पहुंच गए थे और कराची पर भी उनका कब्जा हो गया था और इस्लामाबाद में उनकी फौज देखी गई थी। तो पाकिस्तान का जो जवाब होगा वो इतना जोरदार और इतना मुंह तोड़ होगा कि हमारे दुश्मन जो है वो सदियों तक उसे याद रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। WM न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आकाशी इकबाल। नाज़रीन, भारत ने एक मर्तबा फिर से गिदड़-भग्गियाँ शुरू कर दी है। पाकिस्तान को एक मर्तबा फिर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की धमकियाँ दे रहा है। लगता है भारत कुलभूषण यादव, अभिनंदन, 60 राफेल और S-400 का तबाह होना भूल चुका है और एक मर्तबा फिर से पाकिस्तान को धमकियाँ दी जा रही है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट खालिद बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें टाइम दिया। ये भारत एक मर्तबा फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की धमकियाँ दे रहा है पाकिस्तान को, काफ़ी बयानबाज़ी की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें उनका एक साइकोलॉजिकल मसला है सबसे बड़ा। एक तो पाकिस्तान की मौजूदगी नक्शे पर, जो कि उनके आर्मी चीफ ने, देवेंद्र ने कह भी दिया है कि हम पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। तो ये उनका एक माइंडसेट है जो आज से नहीं है, 1947 से है। और अगर आप तारीख़ में जाएँ तो जिस वक्त पाकिस्तान वजूद में आया तो कांग्रेस के अंदर नेहरू का ये बयान जो है मौजूद है, स्टेटमेंट मौजूद है कि इस पे आप लोगों को अपने, उसने जो पार्लियामेंटेरियन थे उसको कहा था कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान ज़्यादा अर्सा तक कायम नहीं रह सकता। तो उसकी वजह ये थी कि जिस खित्ते में पाकिस्तान बना था, चाहे वो मशरिक़ में चाहे मगरिब में, तो यहाँ वसाइल ना होने के बराबर थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था किसी भी तरह का। तो वो यही समझते थे कि इनके लिए मुश्किल हो जाएगा मुआशी तौर पर भी, इक़्तिसादी तौर पर भी, कि ये सर्वाइव कर सकें, लिहाजा ये दोबारा हमारे साथ उसी तरीके से कन्फेडरेशन में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर उन्होंने साजिश का सिलसिला शुरू कर दिया। सबसे पहली साजिश जो थी वो यही थी, जिस तरीके से उन्होंने 12 अक्टूबर 1947 में वहाँ पे अपनी फ़ौजें उतार दी, मकबूजा जम्मू कश्मीर पर कब्ज़े की कोशिश की। और उसको खैर पाकिस्तान की फ़ौज ने और महसूद कबाइल ने, हमारे जो कबायली अज़ला से कबायली हैं, उन्होंने मिलकर जिस तरीके से वो इंडियन आर्मी का मुकाबला किया। वसाइल कम थे, असला नहीं था ज़्यादा, उसके बावजूद एक तिहाई जो है वो कश्मीर उनसे आज़ाद करा लिया। गिलगित बल्तिस्तान पहले ही अलग हो चुका था, उनसे आज़ाद हो चुका था। खैर ये तो माजी है। अब सूरत हाल ये है कि नरेंद्र मोदी जो है या बीजेपी जो है, उसको राष्ट्रीय सेवक संघ RSS उन्होंने वार्निंग दी है कि यह आपके लिए आखिरी मौका है कि आप पाकिस्तान के ऊपर कोई कामयाबी हासिल करते हैं तो ठीक, नहीं तो आप अपनी छुट्टी समझें। तो नेक्स्ट वो जो है वो किसी और को नामजद करना चाहते हैं बतौर वज़ीर आज़म। और नरेंद्र मोदी के लिए ये एक मौत का परवाना है। और यही वजह है कि अगर आपने देखें जिस बिहार में जब से में जो उसने लबो लैंग्वेज इस्तेमाल की, जो उसका तरीक़ाकार था, वो किसी सियासतदान को, क्या कोई नॉर्मल इंसान जो है उसको भी सेब नहीं देता कि उसके मुंह से झाग निकल रही थी। और वो धमकियों किसे दे रहा था, बदला किसने उसने लेने की बात की, उसने हमारे फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ से बदला लेने की बात की। और बड़ी हैरान कुन बात है, भैया आप तकरीर कर रहे हैं, अपने लोगों को वोटों के लिए राग़िब कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमसाये मुल्क के आर्मी चीफ को इस तरीके से धमकियाँ देने का क्या मतलब है कि मैं उससे बदला लूँगा, और इस तरह की बातें उसने की। तो ये उसकी ज़हनी जो कैफ़ियत है वो ज़ाहिर करती है कि उसके ऊपर वो जो अपनी शिकस्त है उसका बहुत बड़ा दबाव है। और फिर उसकी इन धमकियों से ये भी साबित हो जाता है कि जो 4 दिन की मई में जंग थी, 4 रोज़ा जंग थी टोटल सारी, उसमें नरेंद्र मोदी और उनके वज़ीर दिफ़ा और उनके जर्नैल कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि उनमें शिकस्त हुई, उन्होंने शिकस्त खाई है और उन्हें शदीद हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। लेकिन उनका ये लबो लहजा बता रहे हैं कि बदला किस बात का बदला लेगा भी। इससे ज़ाहिर होता है कि वो अपनी तरफ से तस्लीम कर चुके हैं कि वाक़ई उनको बदतरीन
शिकस्त का सामना हुआ है तारीखी तौर पर। सर जिस तरह जो राजनाथ डिफेंस मिनिस्टर है उनके, और फिर जो है वो उनके जो है आर्मी चीफ है, उन्होंने जिस तरह बयानबाजी की, लगता नहीं है कि वो मेच्योर लेवल पर है, जितने बड़े ओहदे पर हैं वो। क्या उनको मेच्योरिटी का अंदाजा नहीं था कि हम इतने बड़े ओहदे पर हैं, उनको मेच्योरिटी नहीं दिखानी देखिए चाहिए थी? जी बिल्कुल, इंडियन आर्मी चीफ 4 स्टार जनरल है और इस ओहदे तक पहुंचने में एक फ़ौजी अफसर जो है वो जिस वक्त मिलिट्री एकेडमी में जाता है और वहाँ से एज ए जेंटलमैन कैडेट तरबियत हासिल करके सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर बाहर आता है, तो एक बड़ा तवील अरसा है और हज़ारों में से चंद ही खुशकिस्मत होते हैं जो 3 स्टार जनरल बनते हैं, और उन्हीं में से भी चंद होते हैं जो फिर, या एक दो ही होते हैं जिनके लिए ये एक एजाज़ होता है कि वो अपनी फ़ौज की कोई अपना कमांड करें और उसके सिपह सलार बन जाएं। और इस पूरे अमल में उन्हें सियासत से, सियासी बयानबाजी से, द्रोह गोई से उनकी तरबियत यही है कि वो गलत बयानी ना करें। पूरी दुनिया में ये असूल है कि फ़ौज के अंदर गलत बयानी नहीं की जाती या इस तरह की बयानबाजी नहीं की जाती। किसी रेजिमेंट में अगर कोई एक सिपाही भी झूठ बोल दे तो सारा दिन वो एक मसला रहता है कि यार ये क्या हुआ, इसने झूठ कैसे बोल दिया। तो अगर उसका इंडियन आर्मी का जो क्लेम करते हैं कि दुनिया की बहुत बड़ी फ़ौज है और एक उसमें कोई शक भी नहीं कि बहुत बड़ी फ़ौज है, अफरादी नफरी के हवाले से भी, वसाइल के हवाले से, असले के हवाले से भी, लेकिन अगर उसका आर्मी चीफ ये लबो लहजा अख्तियार करेगा जैसे कोई भांड होता है या कोई एक आम बसारी बिल्कुल, इंसान उनके होता है, या वो वज़ीर आज़म के पास तो अक्ल है नहीं, लेकिन उन्होंने भी मतलब मैच्योरिटी वो नहीं दिखाई। उसे कम से कम शर्म आनी चाहिए थी कि उसने ये कहा कि हम अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो दुनिया के नक्शे पर कायम रहे तो वो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ ये साजिशें बंद कर दे या दहशतगर्दी बंद कर दे। तो दुनिया इस वक्त तस्लीम कर चुकी है कि दहशतगर्दी जो है उसके फ़रोग में इंडिया मुलव्वस है, और अब तो कनाडा ने उसके जो उनके अपना पाबंदियाँ लगाई हैं, और कनाडा कह रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर आके इसने राह ने जो है कुछ सिख जो खालिस्तान तहरीक के हामी थे उनको, हरदीप सिंह नाजर का तो खैर बहुत ज़्यादा वो एक हाईलाइट हो गया और उसमें कोई अब शक व शुबा भी नहीं रहा, और उसमें अमेरिका भी कह चुका है कि ये इंडिया की राह जो है वो मुलव्वस है। तो दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में भी कराते रहे, ये अभी तक हो रही है। ये जो बरास्ता अफगानिस्तान दहशतगर्दी हो रही है ये किसी से ढकी छुपी नहीं, आज भी बहुत सी शहादतें हुई हैं। हमारे अफरान और जवान जो हैं वो हर सतह पर दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं और हालत जंग में है, और उसके बावजूद जो है वो इंडिया जो है अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, और अफगानिस्तान भी उनका जो है हम नवा बना हुआ है पैसों के लिए या किस वजह से, वो एक अलग मसला है, अलग बहस है, अलग मौजू है। लेकिन ये है कि हम हालत जंग में हैं और इंडियन आर्मी को ये भी पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज कोई आज से नहीं, पिछले 20-25 साल से हालत जंग में है मुसलसल। तो वो ऐसी ही फ़ौज को अगर धमकियाँ दें कि तो उनका अंजाम जो है वही होगा जो मई में उनके साथ हुआ है। सर जिस तरह नरेंद्र मोदी ने अपने जलसे में बयान दिया कि मैंने अपना बदला लेना है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? और टीवी चैनल्स उनकी इस तरह प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जैसे जंग हो गई है और इंडिया ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। AK-360 10,000 MLR स्वीपर लेके जा रहे हैं, 500 जहाज जो है वो एयरफोर्स के जरिए जो है वो हमला करेंगे पाकिस्तान पर, नेवी जो है वो कराची पर चढ़ाई करेगी। इस पर क्या कहना इस चाहेंगे? पर तो यही है कि जिस वक्त ये अपना 6-7 से लेकर 9 मई तक इंडियन टीवी ने तो अपना जो मुल्तान में भी समंदर पे कब्ज़ा कर लिया था और लाहौर की बंदरगाह पर भी पहुंच गए थे और कराची पर भी उनका कब्ज़ा हो गया था, और इस्लामाबाद में उनकी फ़ौज देखी गई थी हुँ, और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो लड़ाई के बिल्कुल। काबिल नहीं और भाग गई। मतलब ये उनका टीवी चैनल बताते रहे। लेकिन अब इसमें अहम चीज़ ये है कि अगर वो धमकियाँ दे रहे हैं, हुँ। इसमें अफसोसनाक बहुत ही तकलीफ दे फैक्टर ये है कि हमारे अपने पाकिस्तानी जो है हमारे ही अपने सोशल मीडिया पर वो उस प्रोपेगेंडे को मज़ीद फ़रोग़ दे रहे हैं। मतलब है कि उसमें सियासी इख्तलाफ आपको अपनी ही फ़ौज से हो सकता है, तहफ़्फ़ुज़ात भी हो सकते हैं, लेकिन जिस वक्त मुल्क की सलामती का मसला होता है उसमें फिर सियासी तफरीक नहीं होती, लसानी तफरीक नहीं होती, सूबाई तकसीम भी नहीं होती, फिर तो एक मुल्क होता है ना। और फ़ौज में तो हमारे यहाँ हर ज़बान बोलने वाले मौजूद हैं, हर सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूद हैं, हर मसलक के हमारे मुसलमान जो हैं वो उसमें मौजूद हैं, और उनमें ये तफरीक है ही नहीं। और वो जब लड़ते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए लड़ते हैं, किसी ख़ास सूबे, मसलक या किसी ज़बान के लिए नहीं लड़ते। और ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए अगर हमारे यहाँ जो सियासी इख्तलाफ रखते हैं उन्हें होश के नाक़िल लेने चाहिए। आज भी अगर आप देखें बहुत सारे जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, इवन आपके जो सहाफ़ियों के ग्रुप हैं, उनके अंदर भी जो है वो फ़ौज के बारे में जिस तरीके का लव लहजा इस्तेमाल किया जाता है तो वो इंतहाई तकलीफ दे है। उनका प्रोपेगेंडा कोई मैटर नहीं करता। देखिए वो तो भान है ना, मतलब वो बिल्कुल। देखिए अगर आप
ان کی فلمی صنعت کو دیکھ لیں اس میں، اور یہ جو نریندر مودی ہے، راج ناتھ سنگھ کا آپ نے نام لیا، ان میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا. وہ اسی لب و لہجے سے اور اسی انداز میں بات کرتے ہیں جیسے کہ فلم میں ڈائلاگ بول رہے ہیں. راج ناتھ سنگھ وہ بندہ ہے انتہائی کٹر ہندو ہے، برامن ہے، اور اگر اس کا بس چلے تو وہ انڈیا کے اندر سے 25 کروڑ جتنے مسلمان ہیں یا 30 کروڑ ہیں، جبکہ ان کے اپنے جو ہندو پروہت ہیں یا جو اعداد و شمار 2011 کے بعد وہاں مردم شماری ہی نہیں کی گئی تاکہ مسلمانوں کی صحیح تعداد یا اقلیتوں کی صحیح تعداد جو ہے یہاں پر آ سکے. اس کے باوجود بھی وہ چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 40 کروڑ مسلمان ہیں اس وقت انڈیا میں، ان کے اپنے یہ جو مذہبی پروہت ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے یہاں سے ان کا خاتمہ ہو. تو وہ جو خاتمہ چاہنے والے ہیں ان میں راج ناتھ سنگھ جو ہے وہ شامل ہے، اور انتہائی جو ہے متعصب ہندو ہے. تو اس کے بیان بازی جو ہے آپ اس کو یا ہمیں سب کو اس سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے، ویسے بھی لیتے ہی نہیں ہیں، ہم لینا جواب بھی دے نہیں چکے چاہیے. ہیں. لیکن وہی بنے جیسے پہلے بھی گزارش کی کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر سے اگر کچھ ہمارے جو ساتھی بھائی بہن جو ہیں وہ اگر اپنی فوج سے ناراضگی کے اظہار کے طور پر انڈیا کو برتری دلانے کی کوشش کریں گے پروپیگنڈے میں، تو یہ تو پھر تکلیف دہ ہے ہی. اور انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جو شہداء ہیں، ان کے لواحقین ہیں، جس وقت فوج کی اپنی طرف سے تہذیب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے لواحقین پہ کیا گزرتی ہوگی، اس کی بیوہ پر، اس کے بوڑھے باپ پر، ماں پر، بہن بھائیوں پر، اس کے بچوں پر کیا گزرتی ہوگی. کم از کم ہمیں یہ ہوش کے لافل لینے چاہیے. سر جیسے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر اسپوک پرسن ہے آرمی کے، انہوں نے بڑا ڈو ٹوک جواب دیا ہے کہ اگر بھارت ہمارا نقشہ بدلے گا تو بھارت کا بھی نقشہ بدلا جائے گا، اس بار چپ نہیں سادھی جائے گی. تو اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہماری جو آرمی ہے وہ تیار ہے اس بار بھی 10 مئی جیسے پہلے ہم نے شکست دی بھارت کو، کیا اس بار بھی وہی ہونے جا رہا ہے اگر خدا نخواستہ بھارت جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا؟ دیکھیے جی، اگر وہ زمین سے حملہ کرتا ہے تو اس کے ثبوت تو فوری طور پر سامنے آ جائیں گے. کہ فوج جو ہے جس وقت وہ سرحدوں کی طرف موو کرتی ہے تو وہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہتی. ہاں اگر وہ کوئی میزائل جو ہے داغتا ہے تو پاکستان کے پاس دفاعی نظام موجود ہے اس کا. اور دوسرا یہ کہ ابھی فتح 4 کا جو ایک تجربہ کیا گیا میزائلوں کا، تو وہ اس لیے کیا گیا، اور پھر باقاعدہ احمد شریف صاحب جو ہے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل جو ہے، انہوں نے تو کوئی بیان بازی نہیں کی، انہوں نے جو انڈین دھمکی ہیں ان کو پیغام دیا ہے، ان کو نہیں دیا بلکہ پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اگر پاکستان پر اس طرح کی کسی بھی طرف سے جارحیت کی گئی، کسی بھی انداز سے جارحیت کی گئی، تو پاکستان کا جو جواب ہوگا وہ اتنا زوردار اور اتنا منہ توڑ ہوگا کہ ہمارے دشمن جو ہے وہ صدیوں تک اسے یاد رکھیں گے. اور اس میں یہاں تک جو ہے وہ اب اطلاعات ہیں کہ بہت سارے ان کے ٹارگٹ جو ہیں وہ لاک کیے جا چکے ہیں میزائلوں کے ذریعے. اور یہ انڈیا کو بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے انڈیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ابھی جیسے آپ نے ان کے بات کی S-400 ان کا جو میزائل نظام تھا وہ تباہ ہو گیا، اور اس کے بعد اگر اور بھی انہوں نے اس عرصے میں کوئی میزائل شکن کوئی ایسا لیا ہے نظام دنیا سے، مظاہر اس کی کوئی خبر نہیں ہے. اگر لیا بھی ہے تو پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس سے کہیں بہت آگے ہے، اور وہ اس کو اس انداز سے بلکہ اس سے بھی بدترین شکست جو ہے وہ دینے کی استعداد رکھتا ہے. پاکستان کی فوج جو ہے، آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت یہ مئی میں ہوا تو پاکستان کی ایئر فورس نے ان کے 20 طیارے ٹارگٹ جو ہے لاک کر دیے تھے، اور اس میں جو ان کی ٹارگٹ جو انہوں نے لاک کیے اس کی اصطلاح میں وہ ایک طرح کا نشانہ بن گئے، وہ ایک طرح کے مارے گئے. لیکن ان میں سے نشانہ جو ہے 6-7 کو بنایا گیا اور باقیوں کو نہیں، کیونکہ پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ جنگ بہت زیادہ وسعت اختیار کرے. بالکل. اور وہ صرف ایک ان کو پیغام دینا تھا جو ان کو دیا گیا بڑے واضح طور پر. ان کے اپنے انڈین جو اپنا جرنیل ہیں وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ صرف جو سرحدوں پر تھی ان کی فوج کی جو ان کی لاشیں ہیں بہت ساری جگہوں پر، ان کی تعداد جو ہے وہ 250 سے بھی زیادہ تھی، جبکہ وہ 900 کے قریب جو ہے ان کے اپنے ہی دفاعی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ 900 کے قریب ان کے فوجی مارے گئے تھے. اور پھر یہ کس سے ڈھکا چھپا ہے کہ انہوں نے اپنی صرف شکست تسلیم کرتے ہوئے بھی بہت سارے جو مورچے تھے، بہت سارے جو معاذ تھے، سیکٹر تھے، وہاں سے فیض جھنڈے لہرائے، اور وہ تو ثبوت ہے. کیا وہ انڈیا اور ان کے جرنیل کیا یہ بھول گئے ہیں؟ انہیں کم از کم یہ حقائق جو ہے مد نظر رکھنے چاہیے، اور ان کی عوام کو بھی پتہ ہے کیونکہ سوشل میڈیا وہاں پر بھی بہت زیادہ متحرک ہے. اور ان کے جو طیارے گرے تھے انڈیا نے تسلیم نہیں کیا تھا، اس کے ثبوت سب سے پہلے انڈین عوام نے فراہم کر دیے تھے، اور وہ جو ویڈیو فوٹیجز تھی ان کے ذریعے.
अच्छा सर, भारत में जो प्रोपेगेंडा इस वक़्त चल रहा है ना कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खौफ में आ गया है। हमने एक ही 360 ले ली हैं, 10,000 जो है वो एलओसी पर पहुँच जाएँगे, हम इस तरह हमला करेंगे। वो इस तरह दिखा रहे हैं कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान को फ़तह कर लिया है। तो हमारी फ़ौज की क्या तैयारी है? ज़रा भारत को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, ये ज़रा देखिए जी, बता दें। फौज की तो बात की बात है ना। आप ये देखिए, जिस वक्त उनके ड्रोन्स आ रहे थे, तो अगर पाकिस्तानियों के बस चलता तो वो अपनी तो छर्रे वाली बंदूकों से कोशिश कर रहे थे कि उनको निशाना बनाया जाए। वो तो बाकायदा तमाशबीनी की हालत में थे कि यार देखिए ये हो क्या रहा है, इनके साथ हम करते क्या हैं। तो ये तो आवाम की हालत है ना। अगर आवाम को मौका दें तो 1965 की जंग में भी लोग हाकिए डंडे और जो उनके पास जो हथियार था वो लेकर सरहदों की तरफ भाग गए थे, उनको बड़ी मुश्किल से रोका गया था। और अब भी ऐसा ही है। इस कौम का कमाल ये है कि जैसे ही हमला होगा, मुल्क के अंदर सियासी इख्तलाफ हैं, बाकी इख्तलाफ हैं, वो सब धरे रह जाते हैं और पूरी कौम जो है वो इकट्ठी हो जाती है और वो खौफजदा नहीं होती। ये जो 4 रोज़ा जंग थी, ड्रोन फिर रहे थे ऊपर, तो क्या आपको कोई सरगर्मी बिल्कुल। रुकी नजर आई? या बाजारों में शॉपिंग होनी खत्म हो गई थी? क्या होटलों में जो है वो लोगों ने जाना बंद कर, खाने खाना बिल्कुल बंद कर भी दिया नहीं। था? या पार्क या बाकी बाजार जो है वहाँ चहलकदमी खत्म हो गई थी? पूरा मुआशरा का वैसे वैसे ही चल रहा था, कहीं कोई खौफ नहीं था और होना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह है कि बतौर मुसलमान भी हमारा ये ईमान तो है ना कि अगर कहीं मौत लिखी है तो उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। और इंडियन हिंदू जो है उनको भी जो है ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान जो अवाम है यहाँ की, या फौज को तो छोड़े, फौज की तो बात ही ना करें। फौज तो हर वक्त तैयार है जी, हर वक्त तैयार है। और इस हालत में है कि वो अगर उधर से एक पत्थर मारेंगे तो उसके जवाब में इन्हें पूरा एक जो है ना चट्टान जो है उनके ऊपर गिराई जाएगी, और ये सर, हालत। नेवी को पिछली बार मौका नहीं मिला था। वो बड़े जो है ना वो उसमें थे कि काश हमें मौका मिलता, हम भी अपनी ताकत दिखाते। तो इस वक़्त जो इंडिया है ना वो नेवी की बड़ी बातें कर रहा है कि हम नेवी के ज़रिए कराची पर हमला करेंगे। तो नेवी हमारी कितनी तैयार देखिए, है? नेवी उस वक्त भी तैयार थी। देखिए बात यह है कि हाँ, अगर जंग बाकायदा हो जाती तो फिर तो हमारी नेवी वहाँ पर भी जाकर उनको जो हाल करती वो दुनिया देखती। बिल्कुल। लेकिन ये है कि ना तो उनकी आबदोजों ने पाकिस्तान के पानी का रुख किया, ना ही उनके बहरी बेड़े या जंगी बेड़े जो थे उन्होंने कोशिश की कि वो अपनी हदूद से निकल कर पाकिस्तान की का रुख ही कर लें। देखो, एक जो उनका अपना एरिया है, अपना समंदर है, अपना पानी है, वो तो वहाँ से बाहर नहीं निकले। तो फिर आते तो फिर उनके साथ उनको पता चलता ना कि पाकिस्तान की नेवी किस हद तक तैयार है, और बिल्कुल तैयार है। और अब तो फिर बहुत सारे टेक्नोलॉजी और बहुत सारे हथियार ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर जिस वक्त पहले इल्म नहीं होता, लेकिन जिस वक्त जंग होती है तो फिर उस वक्त वो मतलब यहाँ पर आते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें टाइम दिया। आप यहाँ पर आए और आपने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को एक्सपोज़ किया। जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। पाकिस्तानी फ़ौज के अलावा पाकिस्तान कौम भी हर वक़्त तैयार है, ना वो किसी खौफ में है, ना किसी डर में है। डर में शायद लगता है भारत है, जिसकी वजह से वो इतनी तैयारियाँ कर रहा है। हमें तैयारियों की ज़रूरत नहीं है, हम हर वक़्त तैयार हैं। आप एक मरतबा फिर से कोशिश करके देख लें, आपको ही शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और एक मरतबा फिर से नरेंद्र मोदी जो है वो भारत की जगहसाई कराएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाश इकबाल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।